डॉक्टर चंद्रिका कौशिक, डीजी प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज इंटरेक्शन, एमओडी और एमएचए के हमारे सारे सीनियर ऑफिशियल्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, मीडिया के मित्रों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से डीआरडीओ के रूप के नाम से हम जानते हैं तथा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आयोजित यह कॉन्फ्रेंस इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट और ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर आयोजित की गई है। मैं डीआरडीओ और एमएचए दोनों को इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स नजर आ रही है और इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन का प्रमुख एस्पेक्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बीच बढ़ता ओवरलैप। ऐसे में इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन न सिर्फ रेलेवेंट है बल्कि मैं मानता हूं कि समय की जरूरत के अनुसार ही है। मुझे पूरा भरोसा है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस जैसी इंपॉर्टेंट थीम के साथ आयोजित हो रहा 2 दिवसीय यह कॉन्फ्रेंस फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर हम सबके सामने आएगा। मुझे बताया गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में अच्छी खासी संख्या में सीएपीएफ के फील्ड ऑफिसर्स भी यहां पर मौजूद हैं। आपकी यहां उपस्थिति इस कॉन्फ्रेंस को और भी महत्वपूर्ण बनाती है क्योंकि जो एक्सपर्ट्स फील्ड में काम करते हैं असल मायनों में वही हमारे लिए कटिंग एज है। हमारे ऑफिसर्स के पास फील्ड एक्सपीरियंस है, ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। दरअसल उनके सारे एक्सपीरियंसेस ही हैं जो पॉलिसी लेवल पर, प्रोग्राम लेवल पर और फिर प्रोजेक्ट लेवल पर हमें गाइडेंस प्रदान करते हैं। आपकी प्रेजेंस इस कॉन्फ्रेंस को और भी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव बना रही है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, यहां आना मेरे लिए एक तरह से बहुत ही स्पेशल है। वह इसलिए क्योंकि मैंने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही प्रकार की सिक्योरिटी को नजदीक से देखा है और समझा है। जब मैं होम मिनिस्टर था तो उस दौरान अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को करीब से जानने, समझने और देखने का अवसर मिला है। इंटरनल सिक्योरिटी के समक्ष उत्पन्न हो रहे अनेक चैलेंजेस पर काम करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे लगभग 6 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए मुझे भारत की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को भी नजदीक से देखने का और समझने का अवसर मिला है। और यह जो कॉन्फ्रेंस है यह इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज की गई है। इसलिए मुझे इस कॉन्फ्रेंस में आप सबके बीच आकर अनुकूल संवेदना हुई है, यानी अच्छा ही लगा है। साथियों, मेरे राजनीतिक जीवन में अब तक मुझे जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं, अलग अलग पदों पर अब तक जो भी मैंने सेवाएं प्रदान की हैं, उस दौरान मुझे अनेक प्रकार के अनुभव मिले हैं और उन अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में आप सबके समक्ष अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्टिव आइडियाज रखूं। साथियों, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। यह एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ, यह बात सही है कि राष्ट्रीय रक्षा सुरक्षा का विषय अपने आप में इतना बड़ा है कि कई सारी एजेंसी अलग अलग स्तरों में इस पर काम कर रही हैं और आज हमारे समक्ष आ रहे अलग अलग थ्रेट्स को अनेक एजेंसी अपने स्तर पर एड्रेस भी करने का काम कर रही हैं। कुछ एजेंसी इंटरनल थ्रेट्स को एड्रेस करने का काम कर रही हैं, तो वहीं कुछ एजेंसी एक्सटर्नल थ्रेट्स को एड्रेस करने पर भी काम कर रही हैं। लेकिन अलग अलग दायित्व होने के बावजूद भी उन सब का मोटो एक ही है और वह मोटो है देश की सुरक्षा, वह मोटो है देश में शांति और वह मोटो है देश की प्रोग्रेस, यानी देश की प्रगति।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किसी समय एक बात कही थी कि वी मे हैव ऑल ऑन डिफरेंट शिप्स बट वी आर इन द सेम बोट नाउ। यह बात मैं समझता हूं कि हमारी आज की परिस्थितियों पर भी पूरी तरह से लागू होती है। यानी हमारे काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हमारी जिम्मेदारियां ये अलग अलग हो सकती हैं, हमारी संस्थाएं जिन मिनिस्ट्रीज को रिपोर्ट करती हैं वह मिनिस्ट्री अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक ही है। साथियों, जो हमारा लक्ष्य एक है तो फिर क्यों न हम इस दिशा में प्रयास करें कि हम आपस में इंटीग्रेशन करते हुए एक होलसम अप्रोच के साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें। अगर हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे के काम आएंगे, तो सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम और भी बेहतर रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। जब मैं इंटीग्रेशन और कोलैबोरेटिव अप्रोच की बात करता हूं तो मैं सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों को भी मैं बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया है कि संस्थाएं साइलोस में कार्य न करें, बल्कि एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ वह काम करें। प्रधानमंत्री जी का हमेशा से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यह रहा है, क्योंकि इसी अप्रोच के साथ हम अपने पास उपलब्ध रिसोर्सेज का मैक्सिमम और बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। साथियों, मुझे लगता है कि यह अप्रोच सरकार के स्तर से आगे अब संस्थाओं तक भी आनी चाहिए। इस देश में संस्थाओं को इंटीग्रेशन पर ध्यान देना होगा, मिलकर काम करने पर ध्यान देना होगा और हमारी संस्थाओं को विशेषकर साइलोस से बाहर निकलकर सोचना होगा। मैं मानता हूं कि इन साइलोस को तोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आम तौर पर यह लगता है या फिर कभी कभी दिखता भी है। हमें केवल अपने दृष्टिकोण को व्यापक करने की जरूरत है। व्हाट इज नीडेड टुडे इज टू हैव ए ब्रॉड नेशनल आउटलुक। साथियों, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे देखते हुए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम दोनों के इवॉल्विंग नेचर को समझें तथा अपनी सिक्योरिटी पॉलिसीज को भी उसी प्रकार से ढालने की पूरी तरह से कोशिश करें। जब मैं सिक्योरिटी के इवॉल्विंग नेचर की बात कर रहा हूं तो उससे मेरा तात्पर्य यह है कि इस नए दौर में आज हमारे सामने नए नए प्रकार के चैलेंजेस आ रहे हैं। हमें हमारे सामने इमर्ज हो रहे उन चैलेंजेस के नेचर को भी समझना होगा। यहां तक इंटरनल सिक्योरिटी का प्रश्न है तो उसके समक्ष हमें टेररिज्म, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कम्युनल टेंशंस, ट्रांस बॉर्डर इलीगल इमिग्रेशन और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स जैसे खतरे देखने को मिल रहे हैं। यदि मैं एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात करूं तो वहां भी हमारे अपने अलग अलग चैलेंजेज हैं। पहले ये थ्रेट सिर्फ कन्वेंशनल थे, लेकिन हालिया समय में अनकन्वेंशनल थ्रेट्स भी हमें बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर, साइबर एंड स्पेस बेस्ड चैलेंजेस जैसे अनकन्वेंशनल थ्रेट्स आज हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए हमें आज के सिक्योरिटी रिलेटेड कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को पहले के मुकाबले ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली समझने की आवश्यकता है। यही कारण है कि डीआरडीओ और सीएपीएफ एक्सेट्रा संस्थाओं का कोलैबोरेशन आज एक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह बन चुकी है। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज की हमेशा तलाश जारी रखनी चाहिए जहां फंक्शनल कन्वर्जेंस पॉसिबल हो सके। साथियों, डीआरडीओ मूलतः दो प्रकार की तकनीकी प्रणालियों पर काम करता है। एक तरफ यह हमारी सेनाओं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बड़े प्लेटफॉर्म्स की टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो दूसरी तरफ डीआरडीओ द्वारा ऐसी प्रणालियां भी विकसित की जा रही हैं जिनका इस्तेमाल दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा भी किया जा सकता है। इस कैटेगरी में स्मॉल आर्म्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स,
कम्युनिकेशन एंड सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ड्रोन्स और एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजीज और इस प्रकार के अन्य प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज रखे जा सकते हैं। इन प्रोडक्ट्स की एक खास क्वालिटी है और वह है इनकी स्केलेबिलिटी। एमएचए और डीआरडीओ को मिलकर इस प्रकार के स्केलेबल प्रोडक्ट्स की एक कॉमन लिस्ट बनानी चाहिए, जिस पर दोनों ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक टाइम बाउंड मैनर में इस पर काम कर सके। मैं समझता हूं कि यह भी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच का ही एक अच्छा उदाहरण होगा। साथियों, मुझे याद है बतौर होम मिनिस्टर भी इस कोलैबोरेशन के मैंने कई सारे अच्छे एग्जाम्पल्स देखे थे। उन दिनों कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम, इंसास राइफल, आईईडी जैमर व्हीकल्स और रायट कंट्रोल व्हीकल्स जैसे कई मॉडर्न प्रोडक्ट्स जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए थे, उनको सीएपीएफ द्वारा भी इंडक्ट किया गया था और उनका काफी इफेक्टिव इस्तेमाल किया गया था और उसके हमें कई सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे, जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूं। और इसके अलावा भी डीआरडीओ ने सीएपीएफ और अन्य सिक्योरिटी एजेंसीज के मॉडर्नाइजेशन के लिए और भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं। और मुझे यह जानकर खुशी है कि स्मॉल आर्म्स एंड एम्युनिशन, सर्वेलेंस इक्विपमेंट और ड्रोन सिस्टम जैसे इक्विपमेंट जो डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए हैं, उनका इंडक्शन या तो इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसीज में हो चुका है या फिर उनका इवैल्यूएशन प्रोसेस चल रहा है। जल्द ही उनके इंडक्शन होने की पूरी संभावना है। साथियों, यहां मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को हमें सिर्फ डिफेंस या सिक्योरिटी एंगल से ही नहीं देखना चाहिए। वह तो इसका एक एस्पेक्ट है, एक पहलू है ही, परंतु इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक और इंपॉर्टेंट पहलू है और वह है पीस और सोशल वेलफेयर। उदाहरण के रूप में हम देखें तो अगर डीआरडीओ कोई आईईडी डिटेक्टर बनाता है तो वह सिर्फ एक मॉडर्न इक्विपमेंट भर नहीं है, बल्कि वह लोगों की लाइफ को नुकसान पहुंचा सकने वाले पॉसिबल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके उनकी जान बचाने वाला इक्विपमेंट है। इसी तरह जब डीआरडीओ कोई थर्मल इमेजिंग कैमरा बनाता है तो वह सिर्फ एक इक्विपमेंट भर नहीं होता है, बल्कि वह अनेक ऐसे लोगों के लिए उम्मीद और आशा की किरण होती है जो किसी गड्ढे में, किसी मलबे में या किसी सुरंग में फंसे हुए और जहां तक सामान्य रूप से नहीं पहुंचा जा सकता है। साथियों, आजकल लगातार हो रहे नेचुरल डिजास्टर के कंटेक्स्ट में भी यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इन टेक्नोलॉजीज का जान माल की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए। आज समूचे विश्व में प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखा जा रहा है। कहीं न कहीं विश्व में हमको बराबर देखने को मिलता है। भारत भी इनसे अछूता नहीं है। साइक्लोन्स, एवलांच, अर्थक्वेक, फ्लड, क्लाउड बर्स्ट आदि आपदाएं हमारे देश में भी देखी जा रही हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के माड़ा में एक अवलांच की घटना हुई है। जीआरईपी के अनेक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसमें प्रभावित हुए हैं। कुछ हमारे वर्कर्स की जानें भी गई हैं। हालांकि आपदाएं तो अपने आप में दुखद होती ही हैं, परंतु टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसके इम्पैक्ट को काफी कम किया जा सकता है। इस संदर्भ में मुझे जानकर संतोष की अनुभूति हुई है कि इस आपदा में रोटरी रेस्क्यू स्क्वाड्स, थर्मल इमेजिंग, विक्टिम लोकेटिंग कैमरास और एवलांच रॉड्स और ड्रोन बेस्ड इंटेलिजेंट बरीड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके इससे होने वाले नुकसान को काफी कम करने का प्रयास किया गया है और इन टेक्नोलॉजीज के चलते अनेक बहुमूल्य जानें बचाई भी जा सकी हैं। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि अच्छे वेदर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म के आने से पहले साइक्लोन से जान माल की कितनी बड़ी क्षति होती थी। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से यह स्थिति काफी हद तक बदल चुकी है। आपने प्रत्यक्ष रूप से देखना है तो देखा होगा उड़ीसा में। इसी प्रकार के अच्छे कार्य
डिजास्टर मैनेजमेंट के दूसरे क्षेत्रों में भी किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि हम टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग अन्य सेक्टर्स में भी करेंगे तो जान माल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और मैं आशा करता हूं कि आप इस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखकर इस कॉन्फ्रेंस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि आप सभी यहां डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक टेक्निकल सेशन में विशेष रूप से विचार विमर्श करने वाले हैं। इस संदर्भ में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के रोल से थोड़ा या अलग है। आजादी के बाद से यदि आप देखें तो भारत चूंकि आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं था, इसलिए हमारा अधिकांश ध्यान अपनी मूलभूत जरूरतों पर टिका हुआ था। कैसे हम अपनी जो है आवश्यक जो हमारी नीड्स हैं उनको हम पूरा कर सकें, हमारी जो आवश्यकताएं हैं मूलभूत उसको कैसे पूरा कर सकें। अब इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कह सकते हैं कि हम आपदाओं पर और उसके प्रभाव पर उतना ध्यान उस समय चाहकर भी नहीं दे पाते थे। हम एक तरह से आपदाओं के और उनसे होने वाले जान माल के नुकसान को हमने अपनी नीयत ही मान ली थी कि ऐसा तो होता ही है। और नीयत नहीं भी माने तो भी अनेक कारणों से उनके ऊपर स्टडी जितनी होनी चाहिए उतनी स्टडी हम नहीं कर पाते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है, पहले जैसी स्थिति नहीं है। आज भारत समृद्ध हो रहा है। आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी की भूमिका बढ़ रही है। आज डिजास्टर मैनेजमेंट हमारे डिस्कोर्स का पार्ट है। ऐसे में डिजास्टर मैनेजमेंट में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और टेक्नोलॉजी के साथ साथ आम जनमानस में इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने और उनकी भूमिका को बढ़ाने पर हमें ध्यान केंद्रित करना ही होगा, ताकि हम कोई भी आपदा आने से पहले ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस की इंटेंसिटी को कम कर सके। और इस बात को मैं एक उदाहरण द्वारा भी बताना चाहूंगा। आप यहां देखिए, या फिर कैसे भी या फिर किसी भी पब्लिक और प्राइवेट बिल्डिंग्स में देखिए, वहां फायर कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं, जगह जगह पर पंप्स और सिलेंडर्स भी लगे होते हैं। पर यह सोचने की बात है कि हम में से कितने लोगों को अपनी ही सुरक्षा के लिए लगे इक्विपमेंट को हैंडल करने आता है। सारी सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, फिर भी कैसे हैंडल किया जाए यह भी अपने आप में एक चुनौती है। इस संबंध में भी अवेयरनेस पैदा करने की जरूरत है। और हमें वास्तव में पूरे देश भर में एक ऐसा जागरूक जन समुदाय की जरूरत है जो किसी भी डिजास्टर से निपटने में हमारे लिए एसेट का काम करे। इसलिए मैं आज इस मंच से डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी सभी संस्थाओं और लोगों से यह अपील करता हूं कि वे विभिन्न माध्यमों से जनता से जुड़ें, उन्हें अवेयर करें और डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को यथासंभव मिनिमाइज करने का काम करें। वैसे मिनिमाइज करने का काम कर रहे हैं आप, मैं जानता हूं, लेकिन और अधिक करने की आवश्यकता है। राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता। मैं यहां आने से पहले जब इस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स देख रहा था तो मैंने देखा कि इसमें होने वाले टेक्निकल सेशंस भी काफी रिलेवेंट हैं, चाहे वह लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का चैलेंज हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो, एडवांस वेपन टेक्नोलॉजी, या फिर जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो। इन विषयों पर मंथन हमारे लिए निश्चित ही कोई बेहतरीन सलूशन लेकर आएगा, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, मेरा यह भी मानना है ऐसे कॉन्फ्रेंस लगातार होते रहने चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग से कुछ न कुछ परिणाम निकलते ही निकलते हैं और हो सके तो आज के विषय से जुड़े स्पेसिफिक एरिया पर भी कॉन्फ्रेंसेस आयोजित करने चाहिए, क्योंकि जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है तो अलग अलग रीजन्स में हमें अलग अलग थ्रेट्स भी देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी से प्रभावित क्षेत्रों के अलग इशूज हैं। अब यह सच है कि अब इंसर्जेंसीज का जितना प्रभाव पहले हुआ करता था अब नहीं रह गया है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से प्रभावित रीजन्स के अलग अलग इशूज हैं, टेररिज्म के अलग अलग इशूज हैं,
लेकिन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को जिस तरीके से आपने काफी हद तक नियंत्रित करने में कामयाबी की है, लाई है, उसके लिए आपके गृह मंत्री श्री अमित शाह, पूरे आपके ऑफिशियल और आप सब सुरक्षा के जवानों को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। इसलिए जब हम स्पेसिफिक एरियाज में फोकस करेंगे, जब हम उन पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे, तो शायद हम और बेहतर सॉल्यूशंस के साथ सामने आ पाए। साथियों, हम इस कॉन्फ्रेंस के केवल नॉलेज का ही आदान प्रदान यहीं तक सीमित न रखें, बल्कि एक्शन के लिए एक कमिटमेंट के साथ हम इसका समापन करें। कमिटमेंट यह कि यहां पर हुए उस बजट वेबिनार में आपका मूर्त रूप प्रदान करें और जमीनी स्तर पर बदलाव लाने का भी हम काम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को मैं इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन पर एक बार फिर से बधाई देता हूं और मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से कुछ बातें रखने का अवसर प्रदान किया है। और पुनः इस कार्यक्रम की सफलता के लिए कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं